तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं λ1 λ2 अप टू λk। ठीक है, तो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है इनकी m1 m2 अप टू mk। मैं निकालता हूँ इससे कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस ई λ1 ई λ2 अप टू ई λk। दीज आर द आइगन स्पेस। ठीक है, दीज आर द सब स्पेस होते हैं। तो इनको जो बोलते हैं इस ये क्या कंटेन करते हैं, आइगन वेक्टर्स होते हैं और जीरो वेक्टर होते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स द आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द λ1 एंड जीरो वेक्टर। तो इसका जो डायमेंशन होता है आइगन स्पेस का, वो आपका किसी भी वो सेटिस्फाई करता है डायमेंशन ऑफ आइगन स्पेस ई लैम्डा। कोई भी आइगन वैल्यू है लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग, वो आपका लेस देन होता है जियोमेट्रिक मल्टी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यू लैम्डा एंड इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ऑपरेटर है P2R पोलिनोमियल स्पेस ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल टू 2। तो हमने जो वेक्टर डिफाइन जो फंक्शन हमने डिफाइन किया लीनियर ऑपरेटर, वो हमने डिफाइन किया टी ऑफ एफ इज एफ डेरिवेटिव। ठीक है, अब मेरे को फाइंड आउट करना है अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी एंड जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ द आइगन वैल्यूज कोरस्पॉन्डिंग टू टी। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके मैट्रिक्स निकालते हैं। तो मैट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है, वो स्टैंडर्ड बेसिस आपके पास बीटा फॉर एग्जांपल 1x(x²). तो आपके पास जो सबसे पहले हम निकालेंगे टी ऑफ v1, ये v1 है, ये v2, ये v3। तो टी ऑफ v1 यानी कि टी ऑफ f1, तो हम f1 मान लेते हैं, f1 f2 f3। तो टी ऑफ f1 अगर मैं निकालता हूँ तो यानी कि टी ऑफ यहाँ पे आपका f ऑफ x कितना हो गया, 1 है। ठीक है, तो ये पोलिनोमियल क्या करेगा, टी ऑफ f में अगर मैं निकालता हूँ तो क्या करेगा, इसका डेरिवेटिव करेगा, तो दैट विल बी जीरो। तो इट विल बी जीरो डॉट x प्लस जीरो डॉट x²। सिमिलरली टी ऑफ f2 अगर मैं निकालता हूँ, f2 मेरा कितना है, x, यानी कि f ऑफ x क्या करेगा, डेरिवेटिव लेना है। तो डेरिवेटिव इज x का डेरिवेटिव, f2 कितना है, x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 प्लस जीरो डॉट एक्स प्लस जीरो डॉट x²। सिमिलरली x² है, तो टी ऑफ f3 निकालेंगे, f3 तो x² का क्या करेंगे, डेरिवेटिव यानी 2x, दैट इज 2 टाइम ऑफ x। ये आपका 0.1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा टी ऑफ f। ठीक है, तो ये कितना है, (0.x²) is t of f1 t of f2 up to t of f3 का कोऑर्डिनेट वेक्टर, दैट इज 1x(x²) का कोऑर्डिनेट वेक्टर। तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 0 0। नेक्स्ट वाले में आएगा हमारे पास 1 0 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 0 2 एंड 0। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ t विद रिस्पेक्ट टू बीटा, दैट विल बी द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेटिव t विद रिस्पेक्ट टू बीटा माइनस t आइडेंटिटी। तो डायगोनल में से हम t सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस टी माइनस टी माइनस टी, बाकी एलिमेंट आपके सेम रहते हैं, 0 0 0 0। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस टी का क्यूब, क्योंकि डेटरमिनेंट इसका डेटरमिनेंट निकालना है। तो डेटरमिनेंट जो होता है या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से रिजल्ट होता है कि डेटरमिनेंट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है आपके पास, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है, या फिर डायगोनल मैट्रिक्स है। उसका डेटरमिनेंट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल की होता है। अगर अगर टी जो है अगर डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर है, टी इज डायगोनलाइजेबल, टी डायगोनलाइजेबल ऑपरेटर है, देन द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल जो होती है उसकी वो स्प्लिट्स करती है, कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल टी स्प्लिट्स करती है। बट कन्वर्स जो होता है उसका ट्रू नहीं होता है, हमने बोला था कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कन्वर्स टी इज नॉट ट्रू। अगर कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल स्प्लिट्स करती है, यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है वो स्प्लिट्स करती है, क्योंकि आई कैन राइट इन दिस फॉर्म टी माइनस जीरो टी माइनस जीरो टी माइनस जीरो। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल स्प्लिट्स करती है, बट मैं शो करूंगा कि ये टी जो है आपका लीनियर ऑपरेटर है वो डायगोनलाइजेबल नहीं होगा, टी इज नॉट डायगोनलाइजेबल। डायगोनलाइजेबल के लिए क्या चाहिए, सबसे पहली थ्योरम थी 5.1 में कि टी जो होता है वो आपके पास डायगोनलाइजेबल होता है। टी इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट ऑर्डर्ड बेसिस मिलते हैं कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर, कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर्स ऑफ बी। तो मैं ये यहाँ से मैं ये तो हमारे पास है कि कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल स्प्लिट्स करती है। अब मेरे को शो करना है कि डायगोनलाइजेबल नहीं होगा। डायगोनलाइजेबल नहीं होगा इसका मतलब मैं यहाँ पे शो करूंगा कि मेरे पास एक बेसिस नहीं मिलेगी जो कि आइगन वेक्टर कंसिस्ट करेगी वी के लिए। इसकी आइगन वैल्यूज होगी आपके पास, आइगन वैल्यूज ऑफ टी वो है इसके पास केवल 0 0 0। तो केवल एक ही आइगन वैल्यू है 0। तो द आइगन वैल्यू लैम्डा इक्वल टू 0 इज एन आइगन वैल्यू विद अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी जो है आपके पास वो है इसकी पावर 3 में। तो इसकी पावर कितनी है, 3 है। तो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी आपके पास होगी 3। ठीक है, अब मैं निकालता हूँ जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। इसका जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा, इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा। इसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट
आइगन वेक्टर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा। नाउ सिंस आपने पढ़ा होगा टी जो होता है लीनियर ऑपरेटर है, अगर वेक्टर स्पेस वी से लेके वी पे डायमेंशन ऑफ वी जो है, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस वी इज फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, देन रैंक नलिटी आपने पढ़ी होगी कि रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी जो होता है आपके पास वो होता है डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस वी। देयरफॉर और आइगन स्पेस जो होता है वो आपका कैसे डिफाइन करते हैं, आइगन स्पेस जो होता है वो होता है आपका नल स्पेस ऑफ टी माइनस लैम्डा आइडेंटिटी। ठीक है, अगर मैं रैंक नलिटी थ्योरम इस पे अप्लाई करता हूँ, देन द रैंक टी टी माइनस लैम्डा आइडेंटिटी प्लस नल स्पेस ऑफ टी माइनस लैम्डा आइडेंटिटी, ये आपका क्या मिलेगा, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस वी। ये आपका होता है, अगर एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है तो ये आपका है एन। ठीक है, तो ये क्या देगा, नलिटी, नलिटी मीन्स इसका डायमेंशन। ठीक है, नल स्पेस ऑफ दिस, तो डायमेंशन ऑफ दिस प्लस डायमेंशन ऑफ दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ दिस। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशन कितना आ गया, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी का डायमेंशन है इसका डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा इज एन माइनस, ये डायमेंशन हो जाएगा डायमेंशन ऑफ रैंक ऑफ टी माइनस लैम्डा आइडेंटिटी ऑफ ई लैम्डा जो होता है आपके पास, यानी कि नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा, वो आपका होता है एन माइनस रैंक ऑफ टी माइनस लैम्डा आइडेंटिटी। वैल्यू है लैम्डा की वैल्यू 0, दिस इज एन आइगन वैल्यू विद अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 3। नाउ मेरे को फाइंड आउट करना है कि जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी मेरे को फाइंड आउट करना है लैम्डा की वैल्यू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी कि डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा मेरे को फाइंड आउट करना है। और ई लैम्डा क्या होता है, डायमेंशन ऑफ, यानी कि मेरे को फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी माइनस लैम्डा आइडेंटिटी। और लैम्डा आपका कितना है, 0 है, तो इसका डायमेंशन ही सेम है द डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी, क्योंकि ये आपका 0 है तो नल स्पेस ऑफ टी निकालना है। ठीक है, तो टी आपका है पॉलिनोमियल स्पेस पी टू आर से लेके पी टू आर, पी टू आर से लेके पी टू आर सच दैट टी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड टू So बी डेरिवेटिव हो गया 0। तो डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा इज डायमेंशन ऑफ दिस, तो इसका डायमेंशन इज सेम एज डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी। तो मैं नल स्पेस ऑफ टी में फाइंड आउट करूंगा यहाँ से। ठीक है, तो नल स्पेस ऑफ टी कितना होता है, नल स्पेस में क्या होते हैं, नल स्पेस ऑफ टी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज फंक्शंस एफ बिलोंगिंग टू द पॉलिनोमियल स्पेस पी टू आर सच दैट, अगर मैं उस पर टी अप्लाई करता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ की 0 मिलेगी, दैट विल बी जीरो पॉलिनोमियल। So this implies f belonging to the polynomial space P2R such that T of f कितना f डेरिवेटिव 0 है। तो वे सारे सारे पॉलिनोमियल जिनका डेरिवेटिव 0 है, दैट विल बी गिव द कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो कांस्टेंट जो पॉलिनोमियल होता है आपका स्टैंडर्ड बेसिस में वो किससे जनरेट होता है, 1x(x)² होते हैं उसकी बेसिस, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जनरेटेड बाय 1, तो दैट विल बी द स्पैनिंग सेट ऑफ 1। Therefore, तो डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा यानी कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू लैम्डा इज 0 is the dimension of e lambda lambda equal to 0, that is the dimension of null space of t। ये आपके पास आ गया 1। तो अर्थमेटिक, बट मेरे को कितने चाहिए थे आइगन वेक्टर, अगर डायगोनलाइजेबल होता इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली मेरे को बेसिस मिलनी चाहिए कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर ऑफ वी, बट इसके पास केवल एक ही आइगन वैल्यू है 0, और आइगन वैल्यू 0 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर की भी केवल एक ही है, तो मेरे पास बेसिस नहीं मिल सकती, क्योंकि जो पॉलिनोमियल स्पेस है P2 और R, इसका जो डायमेंशन है वो आपकी डायमेंशन है कितनी है, 3 डायमेंशन है। बट अगर मेरे को आइगन वेक्टर मेरे को कितने चाहिए थे, 3 आइगन वेक्टर में, लेकिन मेरे बेसिस है, बेसिस में मेरे को डायगोनलाइजेबल होने के लिए 3 वेक्टर चाहिए थे, 3 आइगन वेक्टर चाहिए, बट मेरे पास नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर केवल एक है, फॉर एग्जाम्पल V1 है, तो बाकी मेरे पास नहीं मिले, so I cannot find a basis for the vector space V2 consisting of eigenvectors of linear operator T. This implies T is not diagonalizable। एग्जाम्पल नंबर 4 है, टी आपका लीनियर ऑपरेटर जो कि डिफाइन है R3 से लेकर R3 पे, कैसे डिफाइन है, सच दैट टी ऑफ A1 A2 A3, टी ऑफ A1 A2 A3 इज डिफाइंड एज 4A1 प्लस A3, नेक्स्ट है 2A1 प्लस 3A2 प्लस 2A3, नेक्स्ट एलिमेंट है A1 प्लस 4A3। ठीक है, तो अगर मैं इसकी जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है वो होती है आपके पास E1 E2 E3, E1 E2 E3 1 0 0, ये आपका होता है 0 1 0, और ये आपका होता है 0 0 1। ठीक है, दिस इज द बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस है R3 के लिए, वेक्टर स्पेस जो है आपका R3 है, दिस इज द बेसिस फॉर R3। नाउ मेरे को आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड आउट करनी है, तो मैं इसके मैट्रिक्स के लिए कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करूंगा। तो
मैट्रिक्स अगर हम निकालते हैं तो टी ऑफ ई वन, अगर टी ऑफ ई वन में निकालता हूँ तो टी ऑफ ई वन कितना है, यानी कि 1 0 0। ए वन की वैल्यू 1 है, बाकी कोफिशिएंट 0 है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 4 मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 4 2 1 यही मिलेगा। दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 4 E1 + 2 E2 + 1 E3। सिमिलरली टी ऑफ ई टू अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे को मिलेगा टी ऑफ 0 1 0, तो यहाँ पे 1, ए टू की वैल्यू कोफिशिएंट जो ए टू है वो 1 है, बाकी 0 है। ए टू यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे है, that will be 0 3 0। It can be written in the form of 0.E1 + 3E2 + 0.E3। सिमिलरली टी ऑफ ई थ्री अगर मैं निकालता हूँ तो टी ऑफ ई थ्री आपके पास 0 0 1, और यहाँ पे ए थ्री 1 है, बाकी 0 है, तो इनका कोई लेना देना नहीं, ये बचेंगे एलिमेंट आपके पास। तो ये आपके पास आएगा 1 2 4। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1 × E1 + 2E2 + 4E3। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो इसके जो मैट्रिक्स आपके पास आएगी, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस बीटा, दैट विल बी द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ टी ऑफ ई1, टी ऑफ ई2 एंड टी ऑफ ई3। तो ई1 ई2 ई3, ई1 का था हमारे पास 4 2 1, तो 4 2 1, तो ये कितना है 0 3 0। नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 1 2 एंड 4। इसकी अगर इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ a, then the characteristic polynomial of a in the term of t, that will be the determinant of a minus t identity। ठीक है, तो यहाँ से आप t सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस टी और इसका डेटरमिनेंट ले लेंगे, तो डेटरमिनेंट ऑफ दिस विल बी डेटरमिनेंट ऑफ दिस। इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आपके पास आएगा t माइनस का 5 और t माइनस 3 का होल स्क्वायर, बस दो आइगन वैल्यू, एक तो 5 है, एक आइगन वैल्यू 5 है, दूसरी आइगन वैल्यू 3, तो लैम्डा 1 दिस इज एन आइगन वैल्यू। सेकंड आइगन वैल्यू है आपके पास, वो है 3, तो इसकी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा 1 वो आपके पास 1 है, तो दिस इज 1। सिमिलरली अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 2, आइगन वैल्यू कितना 3, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग जो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है वो आपके पास 2 है। अब हम फाइंड आउट करेंगे जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, तो जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग वो होता है आपका n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आइडेंटिटी, ये लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो लैम्डा 1। फिर सिमिलरली वी विल फाइंड द ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी corresponding to the eigenvalue 2, that will be given by n minus rank of a minus lambda 2 identity। थ्योरम 5.7 से हमने पढ़ा था कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी आइगन वैल्यू लैम्डा वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू द अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी आइगन वैल्यू। अगर किसी की अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ही 1 है, अगर ये अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी कितनी 1 है, तो हमारे पास जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 ही होगी। तो दिस इम्प्लाइज जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू इज आल्सो 1। अगर लैम्डा की अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर किसी आइगन वैल्यू की जो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो उसके पास जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 होती है। स्पेस अगर मैं निकालता हूँ आइगन स्पेस कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1, लैम्डा 1 क्या होता है, नल स्पेस ऑफ टी माइनस का लैम्डा 1 आइडेंटिटी। तो नल स्पेस में क्या होंगे, वेक्टर होंगे, क्योंकि डायमेंशन आपका R3 है, वेक्टर स्पेस R3 है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे R3 का वेक्टर रहेगा, विल बी द नल स्पेस ऑफ टी माइनस 5 आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा जो मैट्रिक्स है टी माइनस टी की सेम होती है उसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की कॉरस्पॉन्डिंग। तो जो मैट्रिक्स आई थी वो आपके पास आई थी यहाँ पे 4 माइनस टी 3 माइनस टी 4 माइनस टी, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 में सब्ट्रैक्ट कर दूंगा वहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 4 माइनस 5, यू कैन से यहाँ पे 4 माइनस लैम्डा 1, 4 माइनस लैम्डा 1, 3 माइनस लैम्डा 1, 4 माइनस लैम्डा 1, और ये आपके थे 0 1 2 2 और 1, ये 0 था, सच दैट x1 x2 x3 इज 0। मेरे पास 5 है, so dimension of lambda 1 is 5, that will be the null space of t minus 5 identity, that will be the all the order pair x1 x2 x3 belonging to R3 such that इसमें से t कट जाएगा, this in x1 x2 x3 is 0। तो ये आपके पास आएगा 5 हटा देंगे हम यहाँ से डायग्राम में से, तो कितना आएगा माइनस का 1 माइनस 2 एंड माइनस का 1, ये आपका 0 1 2 2 1 0, और ये हो जाएगा x1 x2 x3 0, x1 x2 x3 इज 0। अब इसको सोल्व करना है, x1 x2 के लिए आइगन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, इसकी बेसिस निकालेंगे कि यहाँ से किसकी बेसिस कितनी मिलती है आइगन स्पेस की। ठीक है, यू कैन सी फर्स्ट जो है और थर्ड जो इक्वेशन है वो सेम है,
इन फर्स्ट इक्वेशन से क्या मिलेगा, माइनस का x1 प्लस x3 इज जीरो, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन आपके पास 2x1 माइनस 2x2 प्लस 2x3 दैट इज जीरो। थर्ड इक्वेशन आपके पास x1 माइनस का x3 जीरो। सो बोथ दीज इक्वेशन आर सेम, क्योंकि अगर इसको मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन आएगी। सो बोथ दीज इक्वेशन आर सेम। नाउ x1 जो है फर्स्ट इक्वेशन से x1 जो हो गया x3 के इक्वल हो गया फ्रॉम दिस इक्वेशन। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग सेकंड इक्वेशन 2x1, x1 कितना x3 के इक्वल है, तो दिस इज x3 माइनस 2x2 प्लस 2x3 इज जीरो। तो ये आपके पास आ गया 4x3 इज 2x2। दिस इम्प्लाइज x2 इज 2x3। देयरफॉर जो आपके पास वेक्टर था x1 x2 x3, अब x1 किसके इक्वल है, x3 के इक्वल है, दिस इज x3 x3, और x2 जो है वो भी आपका 2 टाइम ऑफ x3 है। तो x3 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, दैट इज 1 2 1। आइगन स्पेस है तो दैट इज द स्पैनिंग सेट ऑफ 1 2 1। ठीक है, और ये आपका यू 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 नो दैट सिंगलटन वेक्टर है 1 2 1, ये आपका नॉन जीरो वेक्टर है, तो ये आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट भी होगा और ये स्पैनिंग सेट है। देयरफॉर इट विल बी बेसिस फॉर ई लैम्डा वन। देयरफॉर बेसिस ऑफ ई लैम्डा वन जो है आपके पास 1 2 1, ये आपकी बेसिस होगी। अकॉर्डिंग टू आइगन स्पेस निकालते हैं अब लैम्डा टू के कॉरस्पॉन्डिंग। लैम्डा टू है हमारा 3, तो वो आपके पास आएगा नल स्पेस ऑफ टी माइनस null space of t minus 3 identity. It will be all those element x1 x2 x3 belonging to the vector space R3 such that मैट्रिक्स में से डायगोनल में से 3 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 0 1, ये आपके पास सेम रहेंगे। x1 x2 x3 एंड राइट हैंड साइड में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर तो यू कैन सी यहाँ से क्या मिलेगा, x1 प्लस x3 0, फर्स्ट इक्वेशन। तो यू कैन से तीनों की तीनों इक्वेशन जो है सेम है, 2x1 प्लस 2x3 इज जीरो, और फर्स्ट इक्वेशन कितने हैं, x1 प्लस x3 जीरो। सो ऑल थ्री इक्वेशन आर सेम, क्योंकि इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो सारी इक्वेशन जो है सेम है। x1 को मैं लिख सकता हूँ माइनस का x3, देयरफॉर x जो आपके पास आएगा x1 x2 x3, x1 कितना माइनस x3 है, x2 और x3। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x2 0 1 0 प्लस x3 माइनस का 1 0 1। ठीक है, तो आपका जो ई लैम्डा टू है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है टू लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर आएंगे 0 1 0, ये आपका पहला लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है ये। देयरफॉर द बेसिस जो बनेगी आपके पास लैम्डा टू के कॉरस्पॉन्डिंग, बेसिस फॉर आइगन स्पेस ई लैम्डा टू के कॉरस्पॉन्डिंग वो आपके पास मिलेगी 0 1 0 एंड माइनस का 1 0 1। तो दिस विल बी बेसिस फॉर ई लैम्डा टू। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्लब कर लेंगे हमारे पास, क्योंकि जो बेसिस आई थी हमारे पास ये था बेसिस जो था, ये हमारे पास बेसिस थी लैम्डा वन के कोरस्पॉन्डिंग डायमेंशन ऑफ ई लैम्डा वन। तो उन दोनों को हम क्लब करते हैं तो हमारे पास आएगा 1 2 1, और जो हमारे पास सेकेंड वेक्टर था ये था 0 1 0 एंड माइनस का 1 0 1। सो इट विल बी ए बेसिस फॉर वेक्टर स्पेस वी जो कि आपका R3 है, इट विल बी बेसिस, और ये आपके पास आइगन वेक्टर है। देयरफॉर बाय डेफिनेशन टी इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ हमारे पास एक बेसिस मिल जाती है कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर। तो हमारे पास बेसिस हमारे पास मिल गई है जो कि हमारे पास आइगन वेक्टर कंसिस्ट करती है R3 के। देयरफॉर बाय दैट थ्योरम जो टी है आपके पास वो आपका डायगोनलाइजेबल है, टी इज डायगोनलाइजेबल, टी इज डायगोनलाइजेबल, टी इज डायगोनलाइजेबल। देन द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो होती है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ टी स्प्लिट्स करती है। बट एग्जाम्पल नंबर 3 अभी हमने शो किया था कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो आपके पास आई थी लीनियर ऑपरेटर की, टी जो था आपका वो डिफाइन था P2R से लेके P2R, सच दैट टी ऑफ एक्स इज एफ डेरिवेटिव, ये हमने चेक किया था। एफ डेरिवेटिव इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो आपके पास मिली थी वो आपके पास मिली थी माइनस टी का क्यूब, तो वो आपके पास स्प्लिट्स करती है, और हमने चेक किया कि इट इज नॉट डायगोनलाइजेबल, दिस इज नॉट डायगोनलाइजेबल। नेक्स्ट एग्जांपल था हमारे पास एग्जांपल नंबर 4। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 4 में जो आपने ऑपरेटर डिफाइन किया था
R3 से लेकर R3 पे जो भी अभी हमने किया है, हमने चेक किया था कि जो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल है इसकी जो, ठीक है, टी की, वो आपके पास आई थी माइनस का t-5 एंड t-3 की पावर 2। तो ये भी स्प्लिट्स करती है, ये भी स्प्लिट्स करती है, और इस केस में हमने चेक किया कि ये डायगोनालाइजेबल होता है। बस बात यहाँ पे क्या है, इसमें जो थी अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी जो थी आपके पास लैम्डा की वैल्यू 0 की, वो थी आपके पास 3। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी थी आइगन वैल्यू इसके कोरस्पॉन्डिंग, वो आपके पास थी 1। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, दीज आर नॉट इक्वल। यहाँ पे क्या था, इस केस में जो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो ये आपके पास दोनों की दोनों सेम है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी वो आपके पास लैम्डा की वैल्यू वो भी है 3 के कॉरस्पॉन्डिंग, वो आपके पास कितनी थी, 2 थी, दैट इज 2। एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वो भी हमने चेक की 2 है, जब भी जो हम लास्ट में दो वेक्टर निकाले थे स्पैनिंग सेट ऑफ दिस। तो जो बेसिस हमारे पास थी दो एलिमेंट थे, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी हमारे पास 2 है और अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी भी 2 है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि इन दोनों के अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों में इक्वल है, यहाँ पे इक्वल नहीं थी, ये डायगोनालाइजेबल भी नहीं था, यहाँ पे डायगोनालाइजेबल है। ठीक है, तो एक थ्योरम आएगी अभी, नेक्स्ट थ्योरम यही है, नेक्स्ट मतलब लेमा के बाद थ्योरम आएगी। वो कहती है अगर टी एक लीनियर ऑपरेटर है वेक्टर स्पेस वी से लेकर वी पे, फाइनल डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी आपको गिवन है, दिस इज अ फाइनल डायमेंशनल वेक्टर स्पेस गिवन है, देन टी इज डायगोनालाइजेबल। टी जो थी डायगोनालाइजेबल होती है इफ एंड ओनली इफ ये आपका जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल स्प्लिट्स करती थी। ठीक है, बट इस केस में क्या है कि टी जो हो जाएगा वो डायगोनालाइजेबल होगा कब, सबसे पहली बात तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल जो है वो आपकी स्प्लिट्स करनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल स्प्लिट्स करती है। सेकंड कि इनकी जो अर्थमेटिक मल्टीप्लिसिटी है आइगन वैल्यू की और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वो सेम होनी चाहिए। लेमा है टी जो है आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर है वेक्टर स्पेस वी से लेके वी पे। ठीक है, और इसके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा के, दी ज्यादा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है ऑफ टी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम आइगन स्पेस निकालते हैं ई लैम्डा 1, जैसे अभी हमने एग्जांपल में निकाला था 3 4 में, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम आइगन स्पेस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया V1 जो कि यहाँ पे बिलोंग करता है, एक एलिमेंट ले लिया मैंने V2 जो कि आइगन स्पेस इसमें बिलोंग करता है, V के एक एलिमेंट लिया जो कि इसमें बिलोंग करता है। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा के दी ज्यादा डिस्टिंक्ट आइगन वेक्टर्स आइगन वैल्यूज, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने लिया V1 V2 अप टू V के, और ये आपके पास है आइगन स्पेस। आइगन स्पेस में क्या होते हैं, आइगन वेक्टर होते हैं और यूनियन जीरो, आइगन वेक्टर्स यूनियन जीरो। इसका मतलब ये जो होंगे एलिमेंट होंगे या तो आइगन वेक्टर होंगे पी के, या फिर जीरो हो सकते हैं, दी ज्यादा ओनली पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो एंड इफ आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है कि अगर इनका कम्बिनेशन जो है जीरो हो जाता है, V1 प्लस V2 प्लस प्लस वी के, अगर ये आपके पास जीरो हो जाता है देन वी आई जो होगा वो जीरो होगा, देन वी आई विल बी जीरो फॉर एवरी आई। ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम प्रूफ करेंगे कॉन्ट्रापोजिशन से, हमको शो करना है कि वी आई जो होंगे जीरो होगा फॉर ऑल आई। तो इफ पॉसिबल सपोज वी आई जो है आपके पास इज नॉट जीरो फॉर एवरी आई, हर एक के लिए जीरो नहीं है, मेरे को शो करना है ये, मैं जूम कर लेता हूँ नहीं है, वी आई इज नॉट जीरो फॉर एवरी आई, इसका मतलब कुछ एलिमेंट होंगे, कुछ पर्टिकुलर आई की वैल्यू होंगी जिनके लिए वी आई जो होगा नॉन जीरो होगा, हर एक के लिए नहीं, इसका मतलब कोई ना एलिमेंट तो होंगे जिनके पास ये नॉन जीरो होगा। तो जो जो नॉन जीरो एलिमेंट है उनको मैं एक साइड ले आता हूँ, और बाकी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जूम कर लेता हूँ ये नॉन जीरो है, ये मेरा जीरो है, ये मेरा नॉन जीरो है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जो नॉन जीरो एलिमेंट है उनको मैं सेपरेट आउट कर देता हूँ। ठीक है, और जो बाकी जो बच गए उनको मैं बाद में लिखूंगा जो जीरो है। ठीक है, तो रीऑर्डरिंग कर सकते हैं हम उनको, तो रीऑर्डरिंग करेंगे, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि एम एलिमेंट है जो कि नॉन जीरो है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मेरे पास जो वे सारे सारे एलिमेंट मैं चूज करूंगा जो कि नॉन जीरो है और बाकी के एलिमेंट जीरो है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि V1 V2 अप टू Vm ये मेरे पास नॉन जीरो एलिमेंट है, बाकी जो बच गए Vm प्लस वन मतलब वो जीरो है, ये नॉन जीरो एलिमेंट है हमारे पास। ठीक है, यानी कि V1 प्लस V2 प्लस प्लस Vm प्लस Vm प्लस वन प्लस प्लस V और के इज जीरो। ठीक है, ये जीरो है, अब ये आपके पास ये जीरो एलिमेंट है, दीज आर द जीरो एलिमेंट्स, सो दिस इम्प्लाइज V1 प्लस V2 प्लस प्लस Vm इज जीरो। ठीक है, ये जीरो हो गई। अब आपको पता है कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 अप टू लैम्डा m ये आइगन वैल्यू है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर है V1 V2 अप टू आइगन स्पेस के एलिमेंट है, तो या तो क्योंकि ये नॉन जीरो है
जीरो वाले तो मैंने यहाँ पे ले लिए, ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में। ये अब आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट है, तो v1 v2 up to vm। अब ये है क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट, इसका मतलब कि ये आइगन वेक्टर है लैम्डा वन के कॉरस्पॉन्डिंग, ये ज्यादा आइगन वेक्टर्स, ठीक है। सो सबसे पहली थ्योरम थी 5.2 में, अगर ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू इनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आइगन वेक्टर हैं, तो इनका अगर मैं सेट ले लेता हूँ, तो वो आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, दैट विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, इसका मतलब अगर मैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लेता हूँ, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो इम्प्लाइज ऑल द कोफिशिएंट आर जीरो फॉर एवरी आई। बट ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, बट स्केलर की वैल्यू कितनी है, वन है फॉर एवरी आई, ठीक है। सो दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इम्प्लाइज आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी जो कि हमने अज्यूम किया था वो हमने रॉन्ग अज्यूम किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि वी आई जो होंगे वो जीरो होंगे फॉर एवरी आई। नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर लैम्डा वन लैम्डा टू अप टू लैम्डा एम अगर आइगन वैल्यू है लीनियर ऑपरेटर टी की, ठीक है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, 5.8 है, ठीक है। टी एक लीनियर ऑपरेटर है वेक्टर स्पेस ऑन ए वेक्टर स्पेस वी, एंड दीज आर द डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ टी, देन फॉर एवरी आई की वैल्यू 1 2 3 अप टू के, इनका हम क्या करेंगे, आइगन स्पेस निकालेंगे, ई लैम्डा वन ई लैम्डा टू अप टू ई लैम्डा के। तो ई लैम्डा वन जो है उसका हम डायमेंशन कंसीडर करेंगे, तो डायमेंशन जो होता है आपके पास नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर होते हैं, यानी कि वी वन के कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा वन के कॉरस्पॉन्डिंग जितने आइगन वेक्टर हैं, जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर हैं, उसको मैंने कंसीडर कर लिया सेट एस वन में। लैम्डा टू के कॉरस्पॉन्डिंग जितने आइगन वेक्टर हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, उसको मैंने सेट एस टू में कंसीडर कर लिया, सिमिलरली एस के में कंसीडर कर लिया। देन जितने भी आइगन वेक्टर हो गए, ये आपके पास आइगन वेक्टर है लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा वन, ये लैम्डा टू के कॉरस्पॉन्डिंग लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है लैम्डा के। देन इनका कलेक्शन में कंसीडर कर लेता हूँ एस, तो मेरे को शो करना है जो एस जो सेट होगा वो भी आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा वी का, ये आपको प्रूफ करना है। थ्योरम है 5.8। 5.8 में क्या है, टी जो है आपके पास एक लीनियर ऑपरेटर वेक्टर स्पेस वी से वी पे, और लैम्डा वन लैम्डा टू अप टू लैम्डा के दी ज्यादा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, दी ज्यादा डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज ऑफ लीनियर ऑपरेटर टी। देन इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या कंसिडर करना है, आइगन स्पेस हम निकाल सकते हैं लैम्डा वन, जैसे एग्जांपल 3 और 4 में हमने आइगन स्पेस निकाले थे, वही हम क्या करेंगे, आइगन स्पेस निकालते हैं। अब यहाँ से हमने क्या निकाला था, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर कंसीडर करते हैं, जितने भी लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर होंगे मेरे पास, फॉर एग्जांपल लैम्डा वन के कॉरस्पॉन्डिंग है v11 v12 अप टू v1n1, ठीक है, ये मेरे पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली यहाँ से मेरे पास है v21 v22 अप टू v2n2, ये आइगन वेक्टर हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली अगर लैम्डा एन के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस है, यहाँ से मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स निकालता हूँ, अज्यूम कर लेते हैं vn1 vn2 अप टू vn और n के, दीज आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ सेट S1, ये हमारा सेट S2 है, ये हमारा सेट हो गया S के। तो लैम्डा वन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने क्या चूज कंसिडर किया, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो कि आइगन स्पेस में से हमने लिया है। सिमिलरली लैम्डा टू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन स्पेस कंसिडर किया है, उसमें से हमने निकाल लिए वेक्टर्स जो कि आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट हमने सेट कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो अब क्लेम करना है जो सेट है आपके पास S1 यूनियन S2 यूनियन यूनियन एस के, वो भी आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट होगा वेक्टर स्पेस वी का, ये मेरे को प्रूफ करना है। डायगोनलाइजेबल मेरे को बेसिस चाहिए कंसिस्टिंग ऑफ आइगन वेक्टर्स। अब सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक पोलियन में हम निकाल सकते हैं, आइगन वैल्यू निकाल सकते हैं, आइगन वेक्टर, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये हम सेट कंसिडर करेंगे, यहाँ से लीनियर इंडिपेंडेंट। अब ये टोटल यूनियन, इन तीनों का हम यूनियन कंसिडर कर लेंगे, जैसे अभी हमने किया था लास्ट जो एग्जांपल में आपने ही पूछा था शायद, ये बेसिस कैसे बन गई वीक की, यस सर यस सर। ठीक है। हाँ, तो ये आपके पास इनको हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर करने के बाद ये तीनों का सेट जो हो जाएगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनेगा, और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बन जाएगा, ठीक है। और अगर इनका डायमेंशन अगर मैं शो कर दूंगा कि डायमेंशन वेक्टर स्पेस वी के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली बेसिस बन जाएगा जो कि आपके पास कंसिस्ट करेगा आइगन वेक्टर्स। जो एस आई है उसके पास एलिमेंट है vi1 vi2 अप टू vin1, जैसे मैंने आई जो सेट है वो है आपके पास vi1 vi2 अप टू vin आई,
देन एस जो हो जाएगा आपके पास सेट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैम्डा आई है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा आई के कॉरस्पॉन्डिंग हमने अज्यूम कर लिया एस आई, वो आपके पास हो जाएगा वी आई वन, वी आई टू, अप टू वी आई और एन आई। ठीक है, तो ये आपके पास हर एक एलिमेंट को जनरलाइज कर देगा। फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू अगर मैं वन लेता हूँ तो हमारे पास है वी वन वन, वी वन टू, अप टू वी वन एन वन। ठीक है, आई की वैल्यू मैं टू सब्सटीट्यूट करता हूँ तो वी टू वन, वी टू टू, अप टू वी टू एन टू। सिमिलरली आई एथ एलिमेंट ये है, और के एथ जो सबसेट है एस के, तो वी यहाँ पे के है, एस के जो सेट है वो आपके पास है वी के वन, वी के टू, अप टू वी के एन के। ठीक है, तो अगर यहाँ मैं के सब्सटीट्यूट करता हूँ तो वी के वन, वी के टू, अप टू वी के एन के। तो ये आपका जनरल सेट हो गया। तो हमने कंसिडर कर लिया कि जो सेट है आपके पास एस आईज वो इस प्रकार के एलिमेंट, तो एस आई जो है हमने इस प्रकार के सेट हमने कंसिडर कर लिए हैं। अब मेरे को शो करना है ये एस वन एस टू एस टू, इसको हमने इसमें अज्यूम कर लिया, तो टोटल सेट जो है आपका एस, वो आपका हो जाएगा इनका कलेक्शन वी आई जे, और आई जे जो लाई करेगा वो आपका लाई करेगा, क्योंकि सेट जो है आपके पास जे की वैल्यू आई की वैल्यू जो है वो है वन टू थ्री अप टू के, तो आई जो वेरी करेगा वो वेरी करेगा वन से लेकर के बीच में, और जे जो है वो एन वन एन टू अप टू एन के, तो जे विल लाई बिटवीन वन टू एन आई। ठीक है, तो ये आपके पास सेट है एस, और मेरे को शो करना है कि एस जो है आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एस इज लीनियरली, एल आई शो करना है तो मैं कंसिडर करता हूँ एलिमेंट भी मैं इसी टाइप के एलिमेंट लेता हूँ ए आई जे, तो मेरे को शो करना है लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो मैं कंसिडर करता हूँ इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ए आई जे वी आई जे। जे जो है वो वेरी करता है आपका वन से लेके एन आई तक। ठीक है, आप सारों का लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो अब मैं क्या करूँगा अलग अलग मैं कंसिडर करूँगा इनको। तो फॉर ईच आई मैं अज्यूम कर लेता हूँ डब्ल्यू आई ए आई जे, यानी कि एस वन वाले सेट, जो एस वन के सेट हैं उनको मैं अलग एलिमेंट कंसिडर करता हूँ, एस टू वालों को अलग, एस आई एथ को अलग कर लेता हूँ, तो देट इज द जे की वैल्यू वन से लेके एन आई। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है आपके पास इसको हम लिख सकते हैं समीशन आई की वैल्यू वन से लेके के और डब्ल्यू आई दैट इज जीरो। ठीक है, और इसका मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू के दिस इज जीरो। अब लेमा का यूज करेंगे हम, लेमा जो अभी हमने किया था कि ये और डब्ल्यू आई जो है आपके पास क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो ये बिलोंग करेगा आइगन स्पेस ऑफ ई लैम्डा आई, डिस्टिंक्ट ये जो है अलग अलग आइगन स्पेस के कॉरस्पॉन्डिंग बिलोंग करते हैं। देयरफॉर बाय द प्रीवियस लेमा ये आपका लीनियरली डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू इज जीरो, तो दिस इम्प्लाइज डब्ल्यू आई इज जीरो फॉर एवरी आई, यानी कि दिस इज जीरो। सो समीशन ऑफ ए आई जे और वी आई जे इज जीरो, जे की वैल्यू वन से लेकर एन आई इज जीरो, और ये मैंने अज्यूम किया था ये जो सेट है वो आपका एल आई है, एल आई है तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो है, तो इसका मतलब कि ए आई जे जो होंगे जीरो देंगे, ए आई जे इज जीरो फॉर एवरी आई। ठीक है, फॉर एवरी जे, और आपका आई जो है आपका वेरी करता है इसके लिए, तो दिस इम्प्लाइज ए आई जे विल बी जीरो फॉर एवरी आई एंड जे, तो दिस इम्प्लाइज एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट।